नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिल रही 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी, सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी पूरी रकम। दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाले सब्सिडी को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की योजना बना रही है। बहुत जल्द ही इस सुविधा को शुरू किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 पहिया वाहनों पर 30,000 रुपये और कारों पर 1.5 लाख रुपये तक सब्सिडी दे रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की इस पॉलिसी के तहत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलती है। बहुत जल्द इस योजना को लेकर नोटिफिकेशन लाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के 7 दिनों के अंदर ही बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर को तैयार कर लिया गया है और फिलहाल सुरक्षा को लेकर इसकी टेस्टिंग की जा रही है। ईवी खरीदार को मिलेंगे कई इंसेंटिव्स। बीते 7 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इस पॉलिसी को लॉन्च किया था, ताकि राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया जा सके और इसे बढ़ावा दिया जाए। इस पॉलिसी में नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई तरह इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। इसमें बड़े स्तर पर चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने, कंजेशन चार्ज जैसे कई अन्य सोर्सेज से फंडिंग और समय पर इससे जुड़े नियमों को लागू करने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को तैयार करने की भी योजना है। नहीं देना होगा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज। राष्ट्रीय राजधानी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार चाहती है कि इस पॉलिसी के तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लाभ पर विशेष फोकस किया जाए। इस रोल आउट प्लान के तहत सब्सिडी को खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस की छूट को सबसे पहले लागू किया जाएगा। क्या होगी सब्सिडी ट्रांसफर की प्रक्रिया? दरअसल दिल्ली सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय लाभ को पहुंचाने में न तो देर हो और न ही इसमें कोई ढिलाई हो। यही कारण है पैसे ट्रांसफर करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर को तैयार किया जा रहा है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों डीलरशिप पर ही एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी दिए जाएंगे। इसके बाद इस फॉर्म को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से मोटर लाइसेंसिंग अधिकारी मंजूर करेगा। इसके बाद ही सब्सिडी की रकम को ईवी खरीदार के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बढ़ाने पर भी जोर। सब्सिडी के अलावा दिल्ली सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इस पॉलिसी को लॉन्च करते समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से अधिकतर लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से हिचकते हैं। उन्होंने कहा था कि इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में चार्जिंग स्टेशनों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 1 साल में कुल 200 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएं। इसके बाद हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन खोलने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। एसपी और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने महिला पुलिस से किया दुर्व्यवहार तो करना पड़ा लाठीचार्ज, एसडीएम। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए दर्दनाक घटना पर सियासी बवाल जारी है। हाथरस कांड को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश में है। आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए और सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था। लाठीचार्ज को लेकर हाथरस के सदर एसडीएम प्रेम प्रकाश मीना ने कहा कि 5 सदस्यों से ज्यादा के किसी प्रतिनिधिमंडल को गांव में घुसने की अनुमति नहीं है। एसपी और आरएलडी के 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को अनुमति दी गई। अचानक उनके कार्यकर्ताओं ने महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पथराव करने लगे। इसमें हमारे एक को घायल हुए हैं। भीड़ को हटाने के लिए हमने हल्के बल का इस्तेमाल किया। अब स्थिति कंट्रोल में है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई। हालांकि कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाते हुए घेरा बना लिया। हाथरस में पीड़िता के गांव में राष्ट्रीय लोक दल नेता जयंत चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पीड़ित परिजन से घर के अंदर बैठकर मुलाकात की। इस दौरान गांव में आरएलडी और सपा कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा हुआ। पुलिस ने जयंत चौधरी पर भी लाठीचार्ज की कोशिश की। अखिलेश यादव भी जाने वाले थे हाथरस। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी हाथरस जाने के कयास थे, लेकिन पार्टी ने साफ किया कि अखिलेश के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डीएम पर कार्रवाई न होने पर निष्पक्ष जांच को लेकर आशंका जाहिर की है। हाथरस गैंगरेप केस के बारे में जानिए। हाथरस के थाना चंदपा इलाके के गांव में 14 सितंबर को 4 दबंग युवकों ने 19 साल की दलित लड़की के साथ बाजरे के खेत में गैंगरेप किया था। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही भरा रवैया अपनाया। रेप की धाराओं में केस न दर्ज करते हुए छेड़खानी के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया। इसके बाद उसके खिलाफ धारा 307 हत्या की कोशिश में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद पीड़िता होश में आई तो अपने साथ हुई आप बीती अपने परिजनों को बताए।
जब पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण हुआ तो इसमें गैंगरेप की पुष्टि होने के बाद हाथरस पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। बाद में एक और आरोपी को अरेस्ट किया गया था। वारदात के बाद वह 1 हफ्ते से ज्यादा बेहोश रही थी। सोमवार को ही हालत खराब होने के बाद किशोरी को एम्स दिल्ली ले जाया गया था। मंगलवार की सुबह लगभग 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा अपडेट। जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों बीच दुनिया में कोविड-19 महामारी की वैक्सीन या टीका के प्रति भी लोगों की आशाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। हालांकि दुनिया भर में वैक्सीन पर शोध हो रहा है। कुछ वैक्सीन के ट्रायल भी हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को संडे संवाद 4 के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीयों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, सरकार की योजना 40 करोड़ से 50 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्राप्त करने और उपयोग करने की है। राज्यों को अक्टूबर के अंत तक प्राथमिकता के तौर पर जनसंख्या समूहों का विवरण भेजने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को अग्रिम पंक्ति में कोविड-19 रोग प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन की खरीद केंद्रीय रूप से की जाएगी। वैक्सीन की प्रत्येक खेप को रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं को पूर्ण सरकारी समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत कोविड-19 मानव चुनौती परीक्षणों में उद्यम करने की योजना नहीं बना रहा है। सरकार टीकों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 940 मरीजों की मौत हुई, जिससे मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,01,782 हो गई। वहीं एक दिन में 75,829 और लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 65,49,373 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले जहां 65 लाख से पार पहुंच गए, वहीं इससे स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी 55 लाख से ज्यादा हो गई। इसके साथ ही देश में इस संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 84.13% हो गई है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 55,09,966 है। देश में फिलहाल 9,37,625 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 14.32% है। कोविड-19 मृत्यु दर अब घटकर 1.55% रह गई है। इसी बीच एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। मथुरा की शाही ईदगाह हटवाने को अगले सप्ताह जिला जज की अदालत में दाखिल की जाएगी अपील। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह को हटाकर भूमि वापस श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपे जाने से संबंधित याचिका निरस्त हो जाने के बाद वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अब इस मामले में जिला जज की अदालत में अपील करने का फैसला किया है। वे इस संबंध में अगले सप्ताह याचिका दायर करेंगे। गौरतलब है कि इस मामले की पोषणीयता के सवाल पर सुनवाई करते हुए प्रभारी सिविल जज प्रवर वर्ग छाया शर्मा ने बीते 30 सितंबर को इस आधार पर याचिका निरस्त कर दी थी कि याचिकाकर्ताओं में से कोई भी व्यक्ति न तो श्रीकृष्ण जन्मस्थान न्यास का सदस्य है और न ही वे यह सिद्ध करने में कामयाब हुए हैं कि मूल वाद संख्या 43/1967 में दिए गए निर्णय से उनका हित किस प्रकार प्रभावित हो रहा है तथा उन्हें इस मामले में कोई मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। निर्णय की सत्य प्रति प्राप्त करने के बाद वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने शनिवार देर शाम बताया कि जिन तथ्यों के आधार पर सिविल जज ने उनकी याचिका खारिज की है, वे उनके जवाब देते हुए अगले सप्ताह जनपद न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया, निर्णय के अनुसार न्यायालय ने प्रश्नगत प्रकरण में वादी की ओर से पेश की गई संदर्भत विधि व्यवस्थाओं से सहमति जताई है, किंतु वादीगणों को मुकदमा करने का अधिकारी नहीं माना गया है। उन्होंने कहा, दूसरा, वादीगणों में प्रथम श्रीकृष्ण विराजमान व द्वितीय स्थान श्रीकृष्ण जन्मस्थान तथा अन्य को भगवान श्रीकृष्ण का भक्त होने का सवाल उठाया है कि चूंकि भगवान श्रीकृष्ण हिंदू धर्म के पूज्य आराध्य हैं तथा संपूर्ण विश्व में उनके असंख्य भक्त हैं, ऐसे में यदि किसी को भी इस प्रकार मुकदमा करने का अधिकार दिया जाता है तो भविष्य में न्यायिक एवं सामाजिक व्यवस्था चरमराने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यह याचिका पोषणीय नहीं है। उन्होंने बताया कि इस आधार पर यह याचिका निरस्त कर दी गई। कोयला कंपनियों को लेकर बड़ा अपडेट। कोयला कंपनियों का कोरोना का खिलाफ जंग में सहयोग जारी। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ जंग में मदद देने के लिए ओडिशा के संबलपुर स्थित जिला अस्पताल में 10,000 से अधिक फेविपिराविर टैबलेट प्रदान किए। कंपनी ने रविवार को यह जानकारी दी कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में वह प्रशासन की हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी प्रयास के तहत संबलपुर जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR के तहत 10,000 से अधिक फेविपिराविर टैबलेट प्रदान किए गए। यह दवा कोरोना संक्रमण के हल्के और कम गंभीर मामलों में मरीजों को दी जाती है।
इससे पहले महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोरोना के खिलाफ जंग में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 50 एम्बुलेंस की खरीद के लिए सितंबर माह में 5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा था। कोल इंडिया के मुताबिक उसने अगस्त माह तक 70,547 लीटर सैनिटाइजर और 16.20 लाख मास्क वितरित किए गए तथा विभिन्न अस्पतालों को 49 वेंटिलेटर प्रदान किए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियों ने गत 4 वित्त वर्ष के दौरान CSR के तहत कुल 1977.76 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।